नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड डेली लाइव में आप सबको बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। हैदराबाद में आयोजित देश के प्रतिष्ठित एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 यानी 2026 में उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट ऑफ प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम के राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। नागरिक उड्डयन के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व और राज्य सरकार की प्रभावी एविएशन नीतियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ साथ चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने में एविएशन सेक्टर का बेहतर उपयोग किया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए हेली सेवाओं का विस्तार, हेलीपोर्ट और हेलीपैड का विकास, यात्रियों की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवा यानी इमरजेंसी सर्विस में हवाई संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल उत्तराखंड को देश में अलग पहचान दिला रहा है। तो उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है, जहां पर सरकार जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त करने जा रही है और इसके स्थान पर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोतियाल ने कहा कि सरकार जिन लोगों को लक्षित करके ये योजना बना रही है, अगर वो लोग संतुष्ट हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर लोगों के कोई सवाल या आशंका है तो फिर सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के लिए भी कोई भी योजना बन रही हो, आपने मदरसे की बात कही, उसके लिए सरकार कोई मैकेनिज्म तैयार कर रही है, पर जिनको लक्षित करके कोई ये मैकेनिज्म तैयार हो रहा है, क्या वो लोग इसमें खुश हैं? अगर वो लोग खुश हैं तो मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, हमें खुशी है। लेकिन जिनके लिए ये कार्य योजना बनाई जा रही है, जिनके लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, अगर उनको कोई क्वेश्चंस हैं उनके, तो सरकार को उनके क्वेश्चंस का, उनके प्रश्नों का और उनके आशंकाओं को समाधान करना चाहिए। तो इस खबर पर हमारे साथ अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरीके से इस पूरे शिक्षा में बदलाव को लेकर या फिर ये कहा जा रहा है कि मदरसा बोर्ड जो इलीगल है उसको हटाया जाएगा, जो लीगल है उस पर सरकार निगरानी रखेगी, इन तमाम विवादों के बीच में कांग्रेस का हस्तक्षेप, एक तो पहले ये बताइए कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, ये पूरी बयानबाजी किस बात को लेकर है, पूरा बवाल किस बात को लेकर है? अजय जी। उत्तराखंड सरकार ने ये तय किया है कि इसी साल जुलाई महीने से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है और उनको ये अधिकार दिया गया है कि जो तमाम अल्पसंख्यकों के द्वारा संचालित स्कूल हैं उनको एक साथ जोड़ा जाए और खास तौर पर जो मदरसा बोर्ड है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो मदरसा बोर्ड में के तहत जितने मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं उन सारे स्कूलों को अब इस शिक्षा परिषद से मान्यता लेनी होगी और जो मदरसा बोर्ड का अस्तित्व है वो अब समाप्त हो गया है। तो जुलाई में नए सेशन से वहां पर अब नए तरीके से पढ़ाई होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये पिछले बार जब विधानसभा की सत्र चला था उस समय ये तय किया था कि मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया जाए। उस पर अमल हुआ है और अल्पसंख्यक शिक्षा परिषद का गठन कर दिया गया है। सवाल ये है कि कांग्रेस की ओर से इसको लेकर के लगातार विरोध भी किया जा रहा था। कांग्रेस का कहना है कि जो शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही हैं, बाकी जो पहले से प्रक्रिया है उसमें ज्यादा दखलंदाजी देना ठीक नहीं है, लेकिन अब जब नए तरीके से अब अल्पसंख्यक शिक्षा परिषद का गठन कर दिया गया है तो अब कांग्रेस भी कुछ हद तक जो है इसके समर्थन में है। हालांकि कांग्रेस का यही कहना है कि अगर जिन लोगों को आपत्ति है, जो लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो सरकार को उनको समझाने की जरूरत है। सरकार उस पूरी प्रक्रिया को बताए कि आखिर किस वजह से ये नए शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है और आखिर क्यों किया गया है और जो तमाम जो मदरसे यहाँ पर संचालित हो रहे हैं
उन मदरसों का क्या होगा, आगे भविष्य में किस तरह की प्रक्रिया यहाँ अपनाई जाएगी, इसको लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा अजय कि जी, सरकार को स्पष्टीकरण अजय जी, करना ये चाहिए। उत्तराखंड जो राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, इसको मतलब किन बातों का इस पे ध्यान रखा जा रहा है, किस वजह से ऐसा किया गया, उसके पीछे की सरकार की मंशा क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो विपक्ष होने के नाते कांग्रेस सवाल तो खड़ी करेगी कि भाई आपको ये करने की जरूरत क्या पड़ गई, मतलब किन पैरामीटर को आपने ध्यान में रखा और उसके बाद जोड़ घटाना किया और उसके बाद आप इस मौके पर पहुंचे, या फिर एक कहें कि एक लक्ष्य पर आप पहुंचे जहां पर आप जाकर के आपको लगा कि नहीं अब ये पूरा इसको बना देना चाहिए, गठन बना देना चाहिए, प्राधिकरण बना देना चाहिए। सवाल ये कि किन बातों का ध्यान रखा गया इस पर? देखिए शिवम, पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जितने भी मदरसे उत्तराखंड में संचालित किए जा रहे हैं जी, उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी एकत्र की जाए। क्या वो वैध रूप से हैं, क्या वो मान्यता प्राप्त हैं या अमान्य हैं, और वो अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। तमाम जगहों पर मदरसे जो है अवैध पाए गए, उनमें तालाबंदी की गई, वहाँ के बच्चों को दूसरे मदरसों में शिफ्ट किया गया, और बहुत सारे ऐसे मदरसे रहे हैं जो मदरसा बोर्ड से शिक्षा के द्वारा रजिस्टर्ड रहे हैं, तो उनको अवैध माना गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो तमाम जो अल्पसंख्यकों के जो शिक्षा परिषद हैं या उनके लिए संचालित किए जा रहे हैं, उन सबको एक साथ जोड़ा जाए और उनको एक साथ व्यवहारिक रूप से सभी बच्चों को, पूरे प्रदेश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक ही जैसे शिक्षा दी जाए, एक ही जैसा सिलेबस भी हो। इस तमाम चीजों को लेकर के ही ये नया प्राधिकरण गठन किया गया है और इसमें सभी वर्गों के, धर्मों के जो लोग हैं उनको जोड़ा गया है। अब वो ये तय करेंगे कि इसका सिलेबस किस तरह का रहेगा, किस तरह के कोर्स पूरे पढ़ाई की जाएंगी, और इनको मान्यता वाली जो प्रक्रिया है वो उसके लिए किस तरह के प्रावधान किए जाएंगे। ये तमाम विषय हैं जो अब नए शिक्षा परिषद को ये दिए गए हैं, और जो मदरसे वैध हैं वर्तमान में, जो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, उन सभी को अब नए सिरे से ये जो नया शिक्षा परिषद का गठन किया गया है इससे मान्यता लेनी होगी, और उसके बाद की आगे की प्रक्रिया जो है वो संचालित की जाएगी और उसी कोर्स के आधार पर आगे पढ़ाई होगी। और सरकार का ये उद्देश्य है कि सभी बच्चे जो एक क्लास में पढ़ रहे हैं उनको एक ही जैसा शिक्षा यहाँ मुहैया कराई जाए। जैसे उत्तराखंड बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उसी तरह से ये अल्पसंख्यक शिक्षा परिषद की जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाए, उसी तरह का कोर्स हो और सबकी पढ़ाई एक जैसी हो, न कि अलग अलग तरीके से अलग अलग विषय रहे, और सबको समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जी अजय जी, अब चूंकि अब मुख्यमंत्री की ये तो मंशा है कि भाई सबको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, कोई पीछे ना रह जाए। सवाल ये है कि यहाँ पर तो इक्वलिटी की बात की जा रही है, सबको ये कहा जा रहा है कि भाई सब एक साथ आए और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आए जहां पर सबकी बात समान रूप से हो, सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान अधिकार मिले। ये बात तो कांग्रेस को भी पता होगी, लेकिन क्या मतलब विपक्षी होने के नाते या विपक्ष होने के नाते हर चीज पर सवाल खड़े करना कांग्रेस की ये मंशा है, या वाकई में कहीं पर कांग्रेस को लूपहोल दिख रहा है, कांग्रेस को वो कहीं पर वो व्हाइट स्पेस दिख रहा है जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है? और चूंकि क्या अपने वोटरों को भी ये दिखाना है कि देखिए हम आपकी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, एक जो ये संदेश देने वाली कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि भाई देखिए आपके साथ जो भी हो रहा है, अगर आपको गलत लग रहा है तो हम आपके साथ हैं, अच्छा लग रहा है तो भी हम आपके साथ हैं, तो चिट भी आपका, पट भी आपका। क्या कांग्रेस ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है क्या इस पूरे मामले को लेकर? देखिए शिवम, जब ये प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, जब इसकी घोषणा की गई थी, उस समय विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस की ओर से विरोध जताया जा रहा था। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि भविष्य में तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं और व्यवहारिकता वाली बात जो है वहां पर ये नहीं होगी, और कई तरह की जो परेशानी है वो देखने और सुनने को मिलेगी। और उसके बाद से ही कांग्रेस की ओर से कई तरह की शंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि जैसे जो बच्चे यहाँ मदरसों में पढ़ रहे हैं उनका आगे का भविष्य क्या होगा, अगर नए कोर्स उनको दिए जाएंगे तो उस तरह से वो बच्चे उन कोर्स में अपने आप को ढाल पाएंगे कि नहीं, और जो लोग नए तरीके से शिक्षा पद्धति की कोई इजाद करेंगे, तैयार करेंगे, वो किस तरह के रहेंगे, उनकी किस तरह की विश्वसनीयता रहेगी। ये तमाम तरह के सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे थे, और खास तौर पर जो मदरसा बोर्ड के अंतर्गत संचालित किए जा रहे थे 450 से अधिक जो मदरसे हैं उनका आगे का भविष्य क्या होगा, ये तमाम तरह की जो चीजें थी उसको लेकर के कांग्रेस के नेता हमेशा आवाज उठाते रहे हैं।
और अब कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर जो विरोध है, अगर कोई व्यवहारिकता वाली बात अगर आ रही है तो उसको देखा जाए, और जो लोग अगर सवाल उठा रहे हैं तो सरकार उनको बताए, पूरी प्रक्रिया के बारे में बताए और उनको आश्वस्त करे। अगर वो लोग जो मदरसे से जुड़े हुए लोग हैं, बाकी अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, अगर वो संतुष्ट हैं तो कांग्रेस उनके साथ है। जी हाँ, जाहिर है कि कांग्रेस की ओर से जो जवाब दिया जा रहा है, जो ये सब बातें कही जा रही है, ये अब दोनों पक्षों को साधने की कोशिश है। अगर वो खुश हैं तो कांग्रेस उनके साथ है, अगर वो नाराज हैं, अगर वो अव्यवहारिकता वाली बात कहते हैं तो भी कांग्रेस उनके साथ है, कांग्रेस उनकी आवाज उठाएगी। और यही वजह है कि अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को काफी गंभीरता से मंथन और चिंतन कर रहे हैं। जाहिर है 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, सभी दल अभी से तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस की ओर से भी इसको लेकर के अब आने वाले दिनों में इसके लाभ और हानि दोनों तरीकों को देखते हुए अब आगे कांग्रेस इस पर सवाल उठाएगी और आगे की प्रक्रिया में कांग्रेस भी शामिल होगी। हाँ अजय जी, अब चूंकि इस बात से एक चीज तो तय हो गया कि मुख्यमंत्री जो सोच रहे हैं, मुख्यमंत्री जो करना चाह रहे हैं वो अपनी जगह पर है। कांग्रेस विपक्ष होने के नाते तमाम तरह के सवाल भी खड़ेगी, क्योंकि सामने चुनाव है और विपक्षी दल होने के नाते आपको मुख्य धारा में बने रहना होता है राजनीति में। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की नीति तो साफ है, लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो क्या फिर ये जो पूरी कहे कि मुस्लिम कम्युनिटी है, क्या उसको विश्वास में लिया जाता है कि हम आपके साथ ये करने जा रहे हैं, हम आपको ये प्रोवाइड कराना चाहते हैं, हमारी नीयति और हमारी नीयत दोनों साफ है। अन्यथा अगर इस चीज को लेकर लोगों में ये भ्रम फैल गया कि नहीं, हमारे बिना मर्जी के, बिना हमसे बातचीत किए अगर इस तरह का बदलाव हो रहा है तो सरकार कुछ भी तो नहीं कर सकती ना। तो मतलब ये जाहिर सी बात है, ये फैसला अच्छा है, लेकिन क्या उनको विश्वास में लिया गया? और अगर नहीं लिया गया तो फिर क्या ये भी कहा जा सकता है जैसे कांग्रेस कह रही है कि भाई मनमानी चल रहा है सब कुछ? हाँ देखिए, तमाम तरह की चीजें हैं यहाँ पर। वक्फ बोर्ड में भी अब सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो हैं, और मदरसा बोर्ड में भी सरकार के नुमाइंदे हैं। दोनों बोर्डों में जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो उसका अध्यक्षता कर रहे हैं, उन लोगों ने सरकार का समर्थन किया है और वो पहले दिन से ही समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि मदरसा बोर्ड अब समाप्त हो रहा है और मदरसा बोर्ड के जो निवर्तमान में चेयरमैन है वो भी सरकार की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह से वक्फ बोर्ड की ओर से भी इसकी तारीफ की जा रही है। लेकिन जो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं वो लगातार इस विषय पर सवाल उठाते रहे हैं कि जो मदरसे संचालित हो रहे हैं उनकी अलग प्रक्रिया थी, उनका अलग सिस्टम था, और अब नए सिरे से जो संचालन होगा, नए सिरे से जो पढ़ाई की प्रक्रिया होगी वो अलग होगी। तो ऐसे में बच्चों के भविष्य को लेकर के उनकी एक चिंता है वो बनी हुई है, और इसी बात को लेकर के वो कई बार सरकार से सवाल भी उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि सरकार तमाम फैसले करती है, कैबिनेट की जो बैठकें होती हैं उस बैठकों के दौरान सरकार जो प्रक्रिया करना चाहती है, जो विषय लाना चाहती है, उस पर कैबिनेट की प्रस्तुति होती है। उसके बाद विधानसभा में विधेयक लाया जाता है, उस पर सर्वसम्मति से अनुमोदन होता है। तो इस पर जो चर्चा और चर्चा की जो प्रक्रिया होती है वो क्या सही तरीके से हुई, क्या विपक्ष के लोग भी उस पर चर्चा में शामिल हुए, क्या उन्होंने भी इसका समर्थन किया या विरोध किया, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं ये सामने आती हैं। हालांकि जब विधानसभा के अंदर ये विधेयक लाया गया था उस समय कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया था। कांग्रेस के नेता सदन से वॉकआउट करके हट गए थे। किसी अन्य मुद्दों को लेकर के भी बातचीत की थी। ध्वनि मत से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ था और अब ये एक कानून का रूप भी ले चुका है, और अब इसकी संस्तुति हो गई थी, और अब चूंकि नए सिरे से एक अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन भी कर दिया गया है, तो अब ये प्राधिकरण तय करेगा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को संचालित किया जाए। जी ठीक है अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन होगा और जुलाई से इस पर काम होगा। तमाम सवालों के बीच में अब फैसला लिया जा चुका है और राजनीति है, कुछ तो उठापटक देखने को मिलेगा ही। हालांकि एक जो पहल है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है।
तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के परेड ग्राउंड में 8 फरवरी तक आयोजित होने वाली उत्तरायणी कौथिक मेले का भव्य शुभारंभ हो गया है। सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस मेले में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, साहित्य और विरासत एक मंच पर देखने को मिल रही है। मेले की शुरुआत उत्तरायणी कौथिक कलश यात्रा और भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न अंचलों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार, धारचूला, मनुष्यारी और नेपाली गोरखा सभा से जुड़े लोगों की सहभागिता ने सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया। पारंपरिक वेशभूषा, ढोल, दमाऊ, लोकनृत्य और परंपराओं ने परेड ग्राउंड को सांस्कृतिक रंगों से भर दिया। गोलजू महाराज और नंदा देवी की डोलियों के दर्शन के साथ आठों संतों जैसे झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगी हमारे सभी मातृशक्ति का, भाइयों का और बहनों का, जिन्होंने उत्तरायणी कौतिक के शुभारंभ को कलश यात्रा, शोभा यात्रा से शुरू किया और सबके अंदर जो है इतनी उत्सुकता, इतना जोश रहा इस शोभा यात्रा के दौरान। हमारा कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार, धारचूला, मुनस्यारी, गोरखाली, पंजाबी सभा के हर सभा के लोगों ने इसमें जो है प्रतिभा किया, सहयोग किया है। सांस्कृतिक परंपराएं जो हमारी संस्कृति है उसका आज आप जीवंत यहाँ पर हमारी जो मातृशक्ति है वो आज यहाँ पर सेवा संकल्प फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी जी के द्वारा यहाँ पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से जिस प्रकार से समय समय पर जो हमारी संस्कृति का परचम जो परचम है, हमारी संस्कृति है, पुरातन संस्कृति है, उसको जीवंत करने का जो प्रयास किया गया है उसका सफल यहाँ पर आज मुझे दिखाई दे रहा है कि सभी संस्थाएं मिलकर जो है यहाँ पर आज कार्यक्रम आयोजित करें। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ अपनी मातृशक्ति का, माननीय मुख्यमंत्री। तो देहरादून में मनसा देवी की पहाड़ियों में हाल ही में हुए लैंडस्लाइड यानी प्रभावित क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। देश विदेश के भूवैज्ञानिक ने फील्ड विजिट कर स्थल का जायजा लिया और फिर ढाल स्तरीकरण और जोखिम न्यूनीकरण उपायों पर मंथन किया। इस अध्ययन का हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी है और जिसमें नेपाल और भूटान के वैज्ञानिकों ने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा किया। विशेषज्ञों ने भूस्खलन रोकथाम के लिए बहुविभागीय समन्वय पर जोर देते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन रणनीतियों को और अधिक मजबूत बनाने पर सुझाव दिए। इस पहल से पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय और आपदा प्रबंधन की क्षमता जो है वो मजबूत हुई। तो नैनीताल के बेताल घाट क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ जहां एक डंपर वाहन खाई में गिर गया, जिससे चालक फंस गया और सूचना मिलते ही एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और टीम ने स्ट्रेचर और रोपवे की मदद से घायल चालक को खाई से बाहर निकाला, उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। हादसे के दौरान चालक की जान बचाने में एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा हो रही है। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा और वाहनों की निगरानी को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। तो उत्तराखंड में इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने की योजना से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने अपने बजट में हिमालयी राज्यों में ऐसे ट्रेल्स विकसित करने की योजना को शामिल कर रहा है, जिसमें पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और उत्तराखंड का ग्रामीण पर्यटन सशक्त होगा। साथ ही सरकार ने होम स्टे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा ऋण की सुविधा और फिर सड़क, पुल, पेयजल जैसी आधारभूत संरचना को विकसित करने की योजना बनाई। यह कदम प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नया आयाम देगा और प्रकृति आधारित पर्यटन के लिए नई राह खोलेगा। जो ट्रेल्स की जो बात हो रही है, जो भारत सरकार ने अभी अपने बजट में बात रखी है, वाकई में हम लोग के लिए, खासकर हिमालयी राज्यों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जितने भी ट्रेल्स वगैरह में डेवलप कर रहे हैं, वैसे तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं इसमें, और इसमें होगा क्या कि जब भारत सरकार का अपना एक सहयोग रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट तो इसमें अपनी ओर से प्रयासरती है। तो पहली बार जैसे उत्तराखंड में पूरे स्टेट में लगभग जो ट्रैक रूट्स हैं तो उनकी मैपिंग करा रहे हैं। पहली बार मैपिंग इस सेंस में करा रहे हैं कि आपको नेविगेशंस के लिए भी आपको एक ऐप वगैरह डेवलप करा रहे हैं। कॉफी टेबल बुक्स हम लोग तैयार करा रहे हैं। ऐसे स्थान जहाँ पे कैंपिंग होनी चाहिए
उसको इंगित कराते हुए उन स्थानों पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग अपने कैंप्स वगैरह डेवलप कराने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कराने के लिए सारी सुविधाएं अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो अगर ये जो बजट में जो बात आई है तो उसमें वाकई में हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है उत्तराखंड जैसे स्टेट के लिए। और रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, रूरल एरियाज में लोगों को रोजगार देने के लिए, स्वरोजगार की स्थितियां उत्पन्न कराने के लिए, तो ये जो बजट। तो विकास नगर में एक मकान में भीषण आग लग गई और आग की चपेट में कई मवेशी भी आए और जिनके जलने की सूचना मिली। मकान मदन सिंह का बताया जा रहा है। आग की तीव्रता को देखते हुए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन सकरे मार्ग की वजह से गाड़ी समय पर नहीं पहुंच पाई। मौके पर थाना कालसी की पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रेस्क्यू के दौरान एक पुलिसकर्मी झुलस गया, जिसकी स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। तो रुद्रप्रयाग में गुलदार के हमले से मृतक 5 साल बालक के परिजनों से जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने मुलाकात की और उनको ढांढस बंधवाया। जिलाधिकारी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए परिवार से धैर्य और हौसला बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता भी प्रदान करेगा। पीड़ित परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए गए। जरूरत पड़ने पर परिवार को गांव में सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने की व्यवस्था भी की जाएगी और इसके अलावा मृतक बालक की माता के बैंक खाते में 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लेकिन फिर भी जंगली जानवर का हमने देखा है कि इस सीज़न काफ़ी सारे अटैक्स हमारे को देखने को मिले। यह जो घटना है, अब इसके लिए हम आगे क्या करने जा रहे हैं। आज भी पूरी फॉरेस्ट की टीम यहाँ पे मौजूद है और हमने देहरादून से भी जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं उनको भी यहाँ पे बुला लिया है। तो वो खुद यहाँ पे स्टेशन रहेंगे अगले 3 से 4 दिन। हमारी कोशिश रहेगी कि पहले लेपर्ड को हम लोग पिंजरे में यहाँ पे किसी तरह पकड़ लें। उसके लिए 3 पिंजरे वन विभाग की टीम ने आज ही यहाँ पे आके इंस्टॉल कर दिए हैं। साथ ही में 5 ट्रैप कैमराज, जिससे कोई भी अगर मूवमेंट होता है वाइल्ड एरिया में तो वो ट्रैप करने में हम लोग सक्षम होंगे। और ट्रैप कैमराज के साथ साथ में 5 और थोड़े हाई टेक कैमराज यहाँ पे लगाए गए हैं जो रिमोटली भी मॉनिटर हो सकते हैं। और इन हाईटेक कैमराज में 360 डिग्री व्यू मिलता है, तो दूर से भी देखा जा सकता है अगर कोई वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी यहाँ पे हो तो परिवार के साथ यहाँ पे अफेक्टेड फैमिली के साथ और बाकी जो गांव वासी हैं उन सब के साथ मैंने डिटेल में चर्चा करी है। तो ये तो स्टेप्स हैं कुछ जो हम लोग लेपर्ड को अब पकड़ने में यूज़ करेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पे आके बात करी तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो बाकी गाँव वालों ने भी बताए। कुछ गांव के ऐसे एरियाज़ हैं जो कि एकदम जंगल से सटीक लगे हुए हैं, तो वहाँ पे हमने आज ही 5 सोलर लाइट तो आज ही हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। एक बार फिर से हमारी टीम निरीक्षण कर लेगी और जहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और सोलर लाइट्स भी हम वहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, ताकि शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे अगर वो आवासीय क्षेत्र के आसपास अगर जंगल भूमि है तो लोगों को वहाँ पे। तो देहरादून के रायपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकरण का काम लगभग पूरा हो गया है और इस नवनिर्मित भवन में 20 अतिरिक्त बेड जोड़े गए हैं, जिससे कुल बेड की क्षमता जो है अब 30 हो जाएगी। साथ ही इसमें ओपीडी कक्ष, पैथोलॉजी लैब, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और दवा वितरण केंद्र, टीकाकरण इकाई और 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इस उन्नयन से रायपुर और आसपास के लगभग 3 लाख नागरिकों को आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अब मरीजों के इलाज के लिए जिला अस्पताल या निजी अस्पताल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अभी ये है कि जो सरकार ने जो ये पहल करी है वो यहाँ की जनता के लिए और आसपास के क्षेत्र के लिए तो बहुत ही अच्छा है और भविष्य में मुझे लगता है कि सारी सुविधाएं अगर इसमें आ जाएंगी तो यहाँ की जनता के लिए और आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हमारा जैसे कि दून हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज बन गया तो इसी हॉस्पिटल का जो है इससे ऊपर ज़्यादा लोड आएगा और ये मतलब यहाँ के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। पर वर्तमान में अभी जो हमारे 10 चिकित्सकों के पद के अलावा 3 जो नर्सिंग स्टाफ है उनके पद हैं, जिसमें भविष्य में हमें अतिरिक्त पदों की आवश्यकता भी होगी। और इसके लिए जो शासन आदेश में सचिव महोदय ने इसमें आदेश में 6 अतिरिक्त डॉक्टर और पैरा मेडिकल और स्टाफ का जो हमारा प्रस्ताव उसमें सम्मिलित है। और भविष्य में यहाँ पे
अतिरिक्त सेवाओं के बढ़ने के साथ साथ इन सेवाओं का लाभ सभी लोगों को मिलेगा। देखिए, एक नई बिल्डिंग वहाँ पे बन रही है जिससे कि हमारी जो अस्पताल की कैपेसिटी है वो पूरी बढ़ करके फिर जो है 30 बेडेड जो है वहाँ पे वो हो जाएगा। और उसमें जो है अभी जो नई बिल्डिंग है उसमें भी 20 बेड का प्रायोजन किया गया। पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक उसमें है, पूरा ओपीडी भी उसी में रहेगा, पूरा कॉन्फ्रेंस रूम भी है, सभी चीजें उसमें मतलब के तैयार हो रही हैं। और मैंने अभी लास्ट टाइम इंजेक्शन किया था 15 दिन पहले वहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि फरवरी के लास्ट तक हम इसका कर देंगे। तो मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि फरवरी लास्ट तक जो है ना आप इसका निर्माण जो है वो कंप्लीट कर दें। और साथ में ये भी वहाँ बोला है एमओएसी को कि ये साथ साथ चेक करते हैं कि जो कार्य हो रहा है गुणवत्ता। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत अजीत पवार की अस्थियां हरिद्वार पहुंच गई और जहां पर वीआईपी घाट पर पूरे वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया गया। परिवार के सदस्य और समर्थक पुरोहितों की मौजूदगी में परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना किया गया और गंगा तट पर विशेष पूजा के बाद विधिवत रूप से अस्थियों को जो है मां गंगा में प्रवाहित किया गया। कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने घाट क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम किए। वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने अलर्ट मोड पर है और पूरे घाट क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और इस दौरान एनसीपी यूथ विंग और राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। राष्ट्रीय युवक कांग्रेस अध्यक्ष धीरज शर्मा ने बताया कि अजीत पवार की अस्थियों का विसर्जन देश के कई पवित्र स्थलों पर किया जाएगा। लाखों लोग उनके असमय जाने से बहुत दुखी हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि अजीत दादा पवार उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे। उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र का विकास किया था वैसा नेता महाराष्ट्र में अभी तक कोई नहीं हुआ। इसलिए सभी भावुकता के आधार पे सब लोग चाह रहे हैं कि अजीत दादा का नाम हर उस चीज़ में दिया जाए जिससे लोगों का कल्याण हुआ हो। लाड़की बहन योजना से लाखों हमारी बहनों को आधार मिला है, इसलिए सभी लोगों का मानना है कि उनको उनका नाम मिलना चाहिए और सभी हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं की भी यही इच्छा है। क्या परिवार से भी कोई यहाँ पर पहुँचा है उनके? देखिए, अभी उनका वहाँ पे 10वां का कार्यक्रम है बारामती में, जहाँ पे उनका घर है, उनका गाँव है। उसके बाद परिवार के सब लोग सभी लोगों से मिलने के लिए वो आएंगे और जो भी विधि विधान से जो भी पूजा करनी होगी वो आके जरूर। तो उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। राज्य में जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जो है काम करेगा। इस संबंध में अल्पसंख्यक विभाग के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन पूरा हो चुका है, जिसमें कुल 11 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 6 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। यह प्राधिकरण राज्य के सभी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण को जो है एकीकृत व्यवस्था के तहत संचालन का काम करेगा। और जुलाई 2026 के बाद सभी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबंध होकर शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करना होगा। और सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही तीनों सुनिश्चित होगी। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन हो चुका है। इसके जो सदस्य है 11 मेंबर इस प्राधिकरण में नियुक्त किए गए हैं। यहाँ इसमें 6 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से है। इसमें उत्तराखंड में पारसी समुदाय का कोई व्यक्ति इसमें यहाँ स्थायी निवासी भी नहीं है और यहाँ पे रहते भी नहीं है। तो इसलिए मुस्लिम समाज के 2 जो प्रोफेसर्स है, शिक्षाविद हैं, उनको तहरीर दी गई है इसमें। तो ये प्राधिकरण ऑलरेडी गठित हो चुका है। यहाँ पे उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के जो शिक्षा संस्थान हैं उनके अंतर्गत उनकी धार्मिक शैक्षिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए और साथ ही में जो संवैधानिक उनके अधिकार है उसका क्रियान्वयन करने के लिए ये प्राधिकरण का गठन किया गया है। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण
तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ गद्दार शब्द के इस्तेमाल को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल तीर्थ नगरी ऋषिकेश में इस बयान के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए इस बयान को बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित बताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। उनका तर्क है कि रवनीत सिंह बिट्टू जैसे सम्मानित नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न केवल उनका अपमान है बल्कि कांग्रेस की राजनीति हताशा को भी दर्शाता है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर राहुल गांधी अपनी भाषा में सुधार नहीं करते तो फिर भाजपा सड़क से लेकर सदन तक अपना विरोध दर्ज कराएगी। आज भारतीय जनता पार्टी जिला ऋषिकेश की ओर से जो कल राहुल गांधी जी द्वारा अपने सिख भाई रवनीत सिंह बिट्टू जी जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं उनको गद्दार शब्द का प्रयोग जो उनके द्वारा संसद में किया गया, जो एक बहुत ही अमर्यादित भाषा है और निश्चित रूप में एक नेता प्रतिपक्ष के नाते उनका जो ये भाषा प्रयोग की गई है, उस रूप में आज ऋषिकेश जिले की ओर से राहुल गांधी जी का पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। और निश्चित रूप में सिख समाज एक सभ्य समाज है और वो हमारे केंद्रीय मंत्री है, उनको गद्दार शब्द का प्रयोग करना, इस रूप में हमने राहुल गांधी जी का पुतला फूका है। और राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष है उनको अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। और सिख समाज एक वीर कौम है और लगातार जो देश के विकास में और देश के को आगे बढ़ाने में सिख समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कहीं भी आप देखते होंगे कि आपदा के समय में भी सिख समुदाय चाहे गुरुद्वारे के माध्यम से हो चाहे उनके किसी भी संबंध में हो, सिख समुदाय सबसे पहले आगे आने का काम करता है। मैं राहुल गांधी जी का पुतला दहन को तो किया ही, मैं राहुल गांधी को चेताना चाहता हूँ कि उन्हें सिख समाज से सार्वजनिक तौर पे संसद में माफी मांगनी चाहिए। इस रूप में आज ऋषिकेश जिले में उनका पुतला दहन किया गया। कल जो संसद में हुआ वो सार्वजनिक तौर पे सभी ने देखा किस प्रकार से वो हमारे सिख नेता को गद्दार बोल रहे हैं। आखिर राहुल गांधी जानते क्या है सिखों के बारे में? आपको पता होगा 1984 भी उस समय पे क्या हुआ, क्या स्थिति रही। एक तरफ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1984 के जो पीड़ित है हमारे, उनको सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है दिल्ली सरकार, और एक तरफ ये हमारे सिख भाइयों को जो हमारे उच्च पद पे हैं, मंत्री हैं केंद्र के, उनको गद्दार बोल रहे हैं। आखिर इनको शर्म आनी चाहिए। अपने आप को ये कहते हैं कि मैं आने वाला प्रधानमंत्री हूँ या मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ, सांसद है। क्या इस प्रकार के सांसद को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? मुझे तो लगता नहीं कि सांसद बनने लायक है और पार्षद बनने लायक है। इस प्रकार के इतने बड़े अपने खानदान से आप आते हैं, आपके परिवार में, और बोलने की सिखों के प्रति आपकी सभ्यता इस प्रकार की है, तो इस प्रकार की जो उनकी भाषा है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और हमें जितने भी सिख कम्युनिटी के हमारे लोग हैं, हमारे मन को इसमें बहुत ठेस पहुंची है और हमारी भावना। तो हरिद्वार के भारत माता मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय भव्य समारोह का आयोजन चल रहा है और जिसका आज दूसरा दिन है। गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि और मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में आज देश की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचेंगे। और इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार भी आयोजन का हिस्सा रहेंगे। और मंदिर परिसर में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का विशेष माहौल बना हुआ है। 3 दिवसीय आयोजन को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्यामपुर के लक्कड़घाट इलाके में पूर्ति विभाग की टीम ने गैस की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा किया है। गली नंबर 3 में एक निर्माणाधीन भवन पर छापेमारी के दौरान टीम ने 146 घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर बरामद किए। इसके साथ ही मौके से 5 बिजली की मोटर चलित रिफिलिंग किट, 15 रिफिलिंग बांसुरी और 1 इलेक्ट्रिक तराजू भी जब्त किया। कार्रवाई सीएम पोर्टल पर मिली शिकायत के बाद की गई और उप निरीक्षक सुनील देवली और शिवमोहन भट्ट की टीम को देखकर मौके पर मौजूद युवक फरार हो गए। जांच में 71 व्यावसायिक और 12 घरेलू सिलेंडर भवन के अंदर मिले, जबकि पास खड़े 2 लोडर वाहनों से 63 और व्यावसायिक सिलेंडर बरामद किए गए। सभी सिलेंडरों को त्रिवेणी गैस एजेंसी के गोदाम में सुरक्षित रखवाया गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश तेज करती है। सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हमें जो है शिकायत प्राप्त हुई कि ऋषिकेश के लक्कड़घाट क्षेत्र में जो है गैस रिफिलिंग की कार्रवाई की जा रही है। तो वहाँ हमने कल आकस्मिक रूप से छापेमारी कराई गई।
छापेमारी में पाया कि वहाँ पर एक ऐसा मकान जिसकी छत नहीं है, उसके अंदर कुछ लोगों द्वारा जो है गैस सिलेंडर रखकर उसमें रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा। और उसके बाहर जो है 2 गाड़ियां खड़ी पाई गई। विषय की गंभीरता देखते हुए पुलिस को का भी सहयोग लिया गया, और जब वहां अंदर जाके देखा तो भारी संख्या में अंदर गैस सिलेंडर, और जो छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडरों में गैस भरने के लिए उनको उपकरण चाहिए, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, 5 इलेक्ट्रिक मोटर और तराजू और गैस सिलेंडर। बाहर जो गाड़ियां 2 खड़ी थी उनकी तलाशी दी तो उनमें भी भारी संख्या में गैस सिलेंडर, कमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर मिले। टोटल 134 सिलेंडर कमर्शियल, व्यावसायिक और 12। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।